नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे किसान आंदोलन की खबर की। किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। कांग्रेस का दोपहर 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, जब कांग्रेस बुकलेट जारी करेगी। बात सूरत सड़क हादसे की भी होगी, जहां के हादसे में बांसवाड़ा में मातम पसर गया। बात आईटी के कार्रवाई की भी होगी। बात कल से शुरू हो रहे डेजर्ट नाइट की भी करेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गहलोत कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। बजट सत्र की तारीख तय हो सकती है। फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से सत्र बुलाया जा सकता है और बैठक के बाद राजभवन भेजा जा सकता है कैबिनेट नोट। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर बैठक में मुहर भी लग सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल यह बैठक होगी 4 बजे सीएमआर में। और आपको बता दें कि दिशा समिति की बैठक भी प्रस्तावित है। प्रभावी विकास समन्वय के लिए यह समिति बनाई गई है। संबंधित विभागों के अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कल की कैबिनेट बैठक बेहद अहम। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कल शाम 5 बजे ये बैठक प्रस्तावित की गई है कैबिनेट की। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है विधानसभा सत्र की तारीख तय हो जाएगी, क्योंकि बजट सत्र जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि मिड फरवरी से जो है शुरू हो सकता है। और कल कैबिनेट बैठक के बाद में नोट बनाकर राजभवन भेजा जा सकता है, जिसके बाद राज्यपाल मंजूरी देंगे सत्र को और उसके बाद जो है सत्र की शुरुआत होगी। और इस बजट सत्र में जो है वो राज्य का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कल की जो कैबिनेट बैठक है उसमें रखे जाएंगे। विभिन्न विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव है। कुछ प्रस्तावों की अगर बात की जाए तो एक प्रस्ताव जो है वो ग्राम विकास अधिकारी जो है उनका पदनाम ग्राम सेवक जो है उनका पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी करने का प्रस्ताव जो है इसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की जो नई आयुष नीति है इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। कुछ और भी प्रस्ताव है। प्रदेश में वन निगम की स्थापना किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, वो इस बैठक में रखा जाएगा। अंबेडकर पीठ जो है जो अभी उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है, उस अंबेडकर फिर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही स्वच्छ भारत ये एक सोसाइटी के गठन को लेकर भी प्रस्ताव जो है उस पर चलिए, तो एक तरीके से कहें दिनेश, कल की बैठक जो है वो बेहद अहम होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमित शाह एक बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और इस वक्त वो बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं देती है। सुधार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की भूख और अच्छा करने की भूख ही हमें आगे ले जाती है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके 2 परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करें। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस की रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें। सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें। सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667
8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं गोता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार करना। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनौती को समझना पड़ेगा और अपने आप में, अपनी व्यवस्था में, अपने काम में और अपने संसाधनों में बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि कुछ एमओयू मेरे सामने हुए हैं। इसमें मेन तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू हुआ है। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी स्वप्न है। मैं जब गुजरात में गृह मंत्री था तब प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री थे, और उसी वक्त गुजरात में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अपने आप में विश्व में सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के अंदर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जांच का फॉरेंसिक साइंस अभिन्न हिस्सा बन जाए। क्राइम कंट्रोल सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से नहीं होता है, जब तक उसको सजा नहीं कराते, और विशेषकर आदती क्रिमिनल्स जो हैं, बार बार क्राइम करने की जिनको आदत है, जघन्य अपराध करते हैं, इसकी भी आदत पड़ी है, और पूरे समाज को, सोसाइटी को भय आक्रांतित करते हैं, उनको जब तक सजा नहीं दिलाते हैं तब तक एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारी ठीक नहीं होती, क्राइम कंट्रोल नहीं होती। एक व्यक्ति को सजा देने से अनेक व्यक्ति को वो रास्ते पे जाते हुए आप रोक सकते हो, परंतु हमारा सजा का प्रतिशत बहुत कम था। इसका कारण क्या? कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी, मानव बल का अभाव था। अब मानव बल कम है तो उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा रास्ता है कोर्ट के समक्ष वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस को हम कोर्ट के समक्ष रखें, तब न्यायालय भी बाध्य हो जाता है और क्रिमिनल के लिए भी कोई चारा नहीं बचता है। और अगर इसको पूरे देश तो एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताएं, अभी आप अमित शाह को सुन रहे थे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आपको बता दें, जहां पर आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
तो प्रदेश भर में आईटी विभाग ने छापे मारे हैं। तो 20 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापे मारे हैं। जयपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 कारोबारी समूहों पर आईटी ने छापा मारा है। बिल्डर समूह पर छापेमारी की कार्रवाई जो है, राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट? कार्रवाई तो जारी है। में अब जो सुबह आयकर अधिकारियों को प्रेमाइसेस खुलने का इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि जो इनके बिजनेस प्रेमाइसेस थे, गोदाम, दफ्तर, वहां पर जो है सुबह अधिकारी उनको नहीं खोल पाए थे। अभी सभी जो प्रेमाइसेस हैं उन पर खोल करके और वहां स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो गया है। जो दस्तावेज प्रारंभिक जांच में मिले हैं उन्हें काफी आयकर चोरी की दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि जो ज्वेलरी से निर्माण फर्म से संबंधित है वो उसका कई ऐसा कारोबार मिला है जहां पर्चियों के जरिए ये कारोबार हुआ है और जो ज्वेलरी के आइटम्स हैं वो विदेश में भी भेजे गए हैं। जबकि रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसमें बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा जमा लिया है। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया का कमाल देखने को मिला है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से मात दी है। शुभमन गिल ने दूसरी पारी में 91 रनों की शानदार पारी खेली और उसके बाद पराक्रम दिखा है ऋषभ पंत का। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा जमा लिया है। गाबा में आज भारत ने अपना दबदबा दिखाया है और ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात दी है। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज आज खत्म हो गई और आपको बता दें कि भारत ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। पहला टेस्ट जो भारत ने हारा और उसके बाद फिर बाकी के 3 मैचों में भारत का जबरदस्त दबदबा दिखा है। दूसरे मैच में जीत हासिल की, तीसरा मैच ड्रॉ कराया और चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबला रहा और इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात दी है भारत ने। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, ब्रिस्बेन में जो चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें भारत ने शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को और दूसरी पारी में भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने, जिन्होंने 91 रनों की पारी खेली और उसके बाद जलवा दिखा है ऋषभ पंत का, जिन्होंने 89 रनों की शानदार पारी खेली और उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा का बल्ला भी बोला है। 56 रनों की पारी उन्होंने खेली और आखिर में वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत के बीच जो साझेदारी हुई उसने यह तय कर दिया कि भारत न सिर्फ यह सीरीज जीत रहा है बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो भारत के पास ही रहने वाली है, क्योंकि यह सीरीज अगर ड्रॉ भी होता तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो भारत के पास ही रहना था, लेकिन इस सीरीज को भी भारत ने जीत लिया है। 2-1 से भारत ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। तो यह जीत कई मायनों में अहम है, क्योंकि भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो कई जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे, चाहे खुद विराट कोहली की बात की जाए या फिर गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं थे, उमेश यादव टीम में नहीं थे, मोहम्मद शमी टीम में नहीं थे। बिल्कुल एक तरीके से कहें तो भारतीय युवा टीम जो थी उसने कमाल दिखाया है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर एक बार फिर से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। स्कोर कार्ड की अगर बात कर लें तो रोहित शर्मा का बल्ला दूसरी पारी में नहीं चल सका, 7 रन उन्होंने बनाए, जबकि शुभमन गिल ने
शानदार 91 रनों की पारी खेली। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा 56 रन उन्होंने बनाए। अजिंक्य रहाणे कप्तान, उन्होंने 24 रनों की पारी खेली और ऋषभ पंत का बल्ला आज जमकर बोला है। एक बार फिर से उन्होंने 89 रनों की पारी खेली। मयंक अग्रवाल, इनका भी बल्ला खामोश रहा, 9 रन उन्होंने बनाए। और वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू किया है, उन्होंने दूसरी पारी में 22 रन बनाए। तो ये एक ऐतिहासिक जीत, कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि तमाम जो बड़े बॉलर्स हैं भारतीय टीम के, वो चोटिल थे, वो टीम से बाहर थे। डेब्यू करने वाले खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर हों, वॉशिंगटन सुंदर हों, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मोहम्मद सिराज, जो अपनी पहली सीरीज ये खेल रहे थे, इस दौरान उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है और भारत ने शानदार जीत दर्ज की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हों या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है, बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा बिश्नोई को, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पूजा के बारे में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का क्या मानना है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी है। पूजा बिश्नोई 9 वर्ष की, जोधपुर की रहने वाली, कई तरह के रिकॉर्ड कायम बना रही हैं, तोड़ रही हैं। गर्व होता है अपने राजस्थान के बच्चों पे, भारत के युवाओं के ऊपर। और मेरी तरफ से पूजा को, उनके कोच को, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके गांव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सी प्रतिभाएं हमारे गांव में रहती हैं और बहुत से गुरु भी हैं हमारे गांव में। ज़रूरत है कि ये गुरु तलाशें ऐसी प्रतिभाओं का, प्रतिभा भी अपने आप को समर्पित करें गुरुओं पे और किसी का इंतज़ार करे बगैर अपने श्रम से, मेहनत से आगे बढ़ें। इससे एक माहौल बहुत शानदार बनता है और इसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक फिट इंडिया बनाना है। एक माहौल जो बनता है उसमें सबको कॉन्फिडेंस आता है। किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हो काम, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जितने भी प्रतिभाएं हमारे राजस्थान में हैं, आगे बढ़िए और पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी सर की क्लास। साल के इंसान के लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मौका हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग गैंगरेप हत्या मामले में हाईवे पर ग्रामीण उतर गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। शिव मुख्य बाजार को भी बंद करवा दिया गया है। शिव एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। पूरे प्रकरण में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है
और आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे को जाम किया गया है, शिव मुख्य बाजार को भी बंद करवाया गया है। और पुलिस की कार्रवाई की अगर बात कर लें तो अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है और 2 की तलाश अभी भी चल रही है। अब लोगों को समझाने में शिव एसडीएम और पुलिस प्रशासन लगातार जुटे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रीट भर्ती परीक्षा 2021 मामले को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने जवाब मांगा है। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, कोऑर्डिनेटर रीट और चेयरमैन एनसीटीई से जवाब मांगा है। लुबीना फातिमा व अन्य की याचिका पर यह जवाब मांगा गया है। याचिकाओं में बीएड धारकों को फर्स्ट लेवल से बाहर करने और एनसीटीई की गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता कलीम अहमद खान, राम प्रताप सैनी और अन्य ने यह पैरवी की है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, क्या जानकारी? सचिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल पा रही है। एक बार सवाल दोहराएंगे? जी सचिन, क्या जानकारी? हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बड़ी भर्ती है, लंबे समय से इंतजार हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से नोटिस जारी होने के बाद ये माना जाएगा कि भर्ती परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चुनौती दी गई थी। सबसे पहले तो जो आंदोलन बीएसटीसी के छात्रों ने किया था, उसके बाद सरकार उनके सामने झुकी थी और सरकार ने बीएड धारकों को फर्स्ट लेवल से बाहर कर दिया था। यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो भर्ती होनी है उसमें बीएड धारक हिस्सा नहीं ले सकते, इस बात को चुनौती दी गई थी। दूसरा ये कहा गया था कि जो 23 अगस्त की एनसीटीई की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन पूरी तरह से गलत है, उसको चुनौती दी गई थी। मांग की गई थी कि इस आधार पर 11 जनवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 34,000 पदों के लिए, उसको रद्द कर दिया जाए, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। अब कोर्ट ने तो सरकार की कैबिनेट इस पूरे मामले में लगी हुई थी, ऐसे में जारी कर दिया नोटिस। अब सरकार अपने पूरा मामले में जवाब पेश करेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि रीट परीक्षा करवा रहा है उसके कोऑर्डिनेटर को जवाब पेश करना है, एनसीसी के चेयरमैन को जवाब पेश करना है। इसके साथ ही जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है जो कि पूरी तरह से नोडल एजेंसी इस रीट भर्ती को लेकर, उसको जवाब पेश करना है। 2 फरवरी को सुनवाई की जो तारीख है वो तय की गई, अगली तारीख 2 फरवरी तक सभी पक्षों को अपना जवाब पेश कर देना है और उसके बाद अब जो है आगे सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मुझे सबसे बड़ा विषय यह है कि रीट ऐसी परीक्षा थी जो कि लंबे समय से चली आ रही थी, वो अब एक बार फिर से जो है वो कोर्ट में फंसती नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि क्यों सभी लोगों से बात करके या सभी तथ्यों को जानकर फिर नोटिफिकेशन जारी किया, जैसे कि किसी को कोर्ट में आने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर चलिए बिल्कुल, ये सवाल तो हमेशा उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मामला आकर के कोर्ट में फंस जाता है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ। सूरत में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया, इसमें से 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी मजदूर बांसवाड़ा जिले के रहने वाले थे। हादसा बीती रात किम मांडवी रोड पर पालोड गांव के पास हुआ। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया। 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूरत के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव में मातम पसरा है, क्योंकि यहां के 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं गराडखोर गांव के एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी मृतकों में डोलपुरा माल और भीमपुरा गांव के लोग शामिल हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि सोमवार की रात यहां किस तरह चीख पुकार मची होगी और लोग कैसे मदद के लिए पुकार रहे होंगे।
ये तस्वीरें गुजरात में सूरत की हैं, जहां पिपलौद गांव के पास सड़क किनारे सो रहे 20 से ज्यादा लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें से 14 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जख्मी हुए 6 लोगों में से कई की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने पहले गन्ना ले जा रहे एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी और फिर वो फुटपाथ पर जा चढ़ा, जहां 20 से ज्यादा लोग सो रहे थे। फील्ड में काम करने आए थे मजदूर, मोस्टली दे आर फ्रॉम राजस्थान। उन लोग सो रहे थे, उसके ऊपर गाड़ी चला दे, तो ऑन द स्पॉट अराउंड 12 पीपल डाइड। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, उसमें भी 2 लोग दे ब्रॉट डेड। One during treatment they dead, he was dead, and बाकी 2 during they were not dead. So total 14 people were killed. उसमें 7 मेल और 6 फीमेल, 1 बालक था। बाकी लोग अभी सारवार में है, दे आर आउट ऑफ डेंजर। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। सूरत में इन लोगों की मौत की खबर से कुशलगढ़ के लोग सदमे में आ गए हैं और मृतक के परिवारों के घर में मातम पसर गया है। हादसा हुआ है सूरत जिला में। सूरत जिला के कीम के नजदीक ट्रक और ट्रेलर के बीच में गमखार मध्यरात से अकस्मात हुआ था। ट्रक चालक ने स्टीयरिंग से काबू जाने के बाद में फुटपाथ पे सोए हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिला का कुशलगढ़ का 18 मुस्लिम परिवार यहाँ पे सो रहे थे घोर निंदा में। उसी वक्त ये कालमुखी ट्रक ये मजदूरों यानी कि श्रमजीवी के ऊपर चलने से 13 लोग की मौत हो गई थी। सूरत में हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। इसे लेकर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने जहां मृतक लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए 2 लाख रुपए की मदद की बात कही है, तो वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी 2 लाख की मदद और हादसे पर दुख जताया है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है कि राजस्थान के बांसवाड़ा के मजदूरों की सूरत में ट्रक हादसे में मौत से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। अलवर जिले के हरचंदपुर गांव में सड़क किनारे खेल रहे एक 6 साल के मासूम को तेज रफ्तार से जा रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिसके बाद मासूम नमन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक बच्चे के घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गए। चलो बजाओ, आप लोग जाओ, क्या देख रहे हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग एक्शन में है। इसी के तहत जोधपुर आबकारी विभाग और पुलिस ने फलौदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक किराए की दुकान में बन रही 50 कार्टन देसी शराब और 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। बनाई गई शराब को हरियाणा और चंडीगढ़ में बेचने की तैयारी थी। पुलिस और आबकारी विभाग इस अवैध धंधे से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाने में जुटे हैं। तो 2 जगहों की तस्वीरें हैं जिसमें भीलवाड़ा और जोधपुर में कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब पर शिकंजा कसा है। भीलवाड़ा में करीब 3000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। कई भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया गया। एक आरोपी भी गिरफ्त में आया। उधर भीलवाड़ा में ही रायला थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 79 पर नाकेबंदी के दौरान ट्रक से 1.5 किलो अफीम और 20 किलो डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने ट्रक चालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अफीम और डोडा चूरा पंजाब से लाया गया था। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी
पूजा बिश्नोई को, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पूजा के बारे में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का क्या मानना है, वो आपको सुनवाते हैं। पूजा बिश्नोई, गुड़ा विष्णुयान जोधपुर जिले की बहुत छोटी सी उम्र की बेटी है, जिसने अपने गांव का, प्रदेश का और देश का नाम एशिया में रोशन किया है। न्यूज़ 18 के माध्यम से ऐसे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि मीडिया के इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य युवा जो है प्रेरणा लेंगे, किशोरावस्था के बच्चे प्रेरणा लेंगे। जैसा पूजा बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनाया है, उस पर हमको गर्व है। मैं उसकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे यंग ब्लड के जो किशोर हैं उससे प्रेरणा लेकर ओलंपिक रिकॉर्डों को तोड़ेंगे और भारत का नाम खेलों में भी रोशन करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे आसमान में गरजेगा रफेल।